So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi 9 Pointer डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स। और आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर आएगा जो रहेगा टर्मिनोलॉजीज पे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्योंकि जो सॉल्यूशन साइनसॉइडल सॉल्यूशन जो वेव इक्वेशन के हम देखना चाहते हैं उसमें कुछ टर्म्स है दैट आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज बेसिस वही बनेगा। सो देखते हैं उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं और लेट्स प्रोसीड फर्दर। So these are some of my education details. Or I'm currently a sophomore at IIT Delhi, that is a second year undergrad. And let's continue to the topic. Enough of this. So जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि जो वेव इक्वेशन है वो है del f by del z square is equal to 1 upon v square del 2f by del t square। तो इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये साइनोसॉइडल सॉल्यूशन है। साइनोसॉइडल सॉल्यूशन ही क्यों? क्योंकि दे आर पीरियोडिक एंड वी आर बॉर्न टू सी सिमेट्री, मतलब हमको सिमेट्रिक चीजें बहुत अच्छी लगती है और पीरियोडिक चीजें बहुत अच्छी लगती है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग देम बेटर। सो इन टाइप के सॉल्यूशन में जैसे ए के डेल्टा ऐसे टर्म्स है जिसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है एंड उसको हम देखते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। सो प्रोसीडिंग ऑन, सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड। इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो अगर आप देखें कि जैसे ये जो स्नैपशॉट है ये मैंने वेव का किसी t इज इक्वल टू टी नॉट पे लिया है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि टाइम को तो चलने दूं लेकिन मैं क्या करूं एक पार्टिकल के लिए देखूं, तो मैंने क्या करा z को फिक्स कर दिया, z इज इक्वल टू जेड नॉट। तो z इज इक्वल टू जेड नॉट को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो यू कैन सी दैट इट टर्न्स इनटू एन एसएचएम इक्वेशन दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कोई भी पार्टिकल तो z इज इक्वल टू जेड नॉट पे है वो क्या है एसएचएम करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, दैट इज वो अपनी मीन पोजीशन से अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा एंड दैट एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, और वही हमारे वेव का भी एम्पलीट्यूड होता है। सो इट्स सिंपल, उसकी यूनिट मीटर होगी। सो रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज फेज। So the argument of cosine is called the phase. From this equation, you can see that the argument of cosine is kz minus vt plus delta. So this kz minus vt plus delta is known as the phase of the wave. तो this plays a very important role because further जब हम डिस्कशन करेंगे वहाँ पे फेज डिफरेंस से ही काफी चीजें डिराइव होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि फेज क्या है। तो फेज इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कोसाइन। एंड डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द फेज कांस्टेंट। सो डेल्टा जो है उसको फेज कांस्टेंट कहते हैं। ऑब्वियसली यू कैन ऐड एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई टू डेल्टा। 2n पाई का कोई भी अगर हम ऐड करेंगे टर्म डेल्टा में तो जो एफ जेड टी है वो सेम ही रहने वाला है क्योंकि जो कोसाइन फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई होता है। तो इट विल cos of 2 pi plus delta is equal to cos delta, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है without changing mzt. Ordinarily one uses a value in the range 0 to 2 pi because 0 to 2 pi में हमारी हैबिट होती है और अच्छे से हम एनालाइज कर पाते हैं। कमिंग टू वेव नंबर, वेव नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय k। जैसे इक्वेशन में जो k है इसको हम वेव नंबर कहते हैं एंड इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ एज फॉलोज, दैट इज k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। सो k जो है वो वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है वो हमने देखा कि k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और ये हमारे साइनसॉइडल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो प्रोसीडिंग फर्दर, notice that as z is equal to vt minus lambda by k, z अगर को मैं z is equal to vt minus lambda by k कहूँ तो the phase is zero. We know the phase was kz minus vt plus delta, तो अगर आपने इसमें z को vt minus delta by k लिखेंगे तो phase becomes zero. So let's call this the central maximum. तो central maximum को ऐसे डिफाइन करा गया है कि ऐसा z जिसके लिए जो phase है वो zero हो जाए। Now, if delta is equal to 0, the central maximum passes the origin at time t is equal to 0. अगर delta is equal to 0 हो जाएगा तो जो हमारा central maximum है delta is equal to 0, that is equal to vt, तो t बराबर 0 पे वो पास करेगा origin से। So more generally, delta by k is the distance by which the central maximum and therefore the entire wave is called delayed. Delayed से मेरा मतलब यहाँ पे है कि जैसे अभी तो वो जो मैक्सिमा है इसका that is not coinciding with the y-axis. So, but it is delta by k distance back from the y-axis. The central maximum is delta by k distance back from the y-axis. So we assume it to be delayed. We called it that the wave is kind of delayed from what the wave would have been if the central maximum would have been coincided with the y-axis. तो यहाँ पे कुछ notations है जो हमारी तरफ से defined है, मे बी ये फ्यूचर में हमको हेल्प करें इसलिए हमने ऐसा डिफाइन करा गया है।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. As time passes, the entire wave train proceeds to the right. तो entire wave train right की तरफ जाती है. At speed v, we have discussed in the previous lecture. At any fixed point z, अगर मैं z को fix कर दूंगा तो it turns into an SHM equation. So we can analog SHM to a uniform circular motion as we have studied in 11th class 2. तो अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इसको कहूंगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से अगर कोई पार्टिकल चल रहा हो तो इसकी मीन पोजीशन होगा, ये उसका एक्सट्रीम हो गया, फिर वो वापस मीन पे आता है, फिर वो अपने नीचे वाले एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वो वापस मीन पे आता है. तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इससे हम उसका टाइम पीरियड कह सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा एंड ओमेगा विल इक्वल्स टू 2 पाई f. सो एंड k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. सो वी कैन क्लियरली सी दैट जो ओमेगा है वो मेरे पास kv निकल के आ रहा है. So time period जो हो जाएगा वो kV हो जाएगा. So the string vibrates up and down undergoing one full circle in a period. The frequency this number of oscillations per unit time is v nu is equal to 1 upon t, that is equals to k nu by 2 pi is equal to v by lambda. Importantly, आप जो वेव स्पीड है इसे उस डीएम पार्टिकल की स्पीड से कंफ्यूज ना करें. जो डीएम पार्टिकल की स्पीड है वो डेल एफ बाय डेल टी से दिया जाएगा. अपन ने डिस्कस करा था कि उसका जो वेव फॉर्म है वो इसकी पोजीशन होती है, तो पोजीशन का जो डेरिवेटिव होता है वो होती है वेलोसिटी. तो जो डेल एफ बाय डेल टी दैट विल रिप्रेजेंट द पार्टिकल वेलोसिटी, बट एज अ होल द वेव इज गोइंग टू द राइट विद द स्पीड v. सो डू नॉट कंफ्यूज इट विद पार्टिकल स्पीड. फॉर आवर पर्पसेस आर मोर कन्वीनियंट यूनिट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो हमने देखा ओमेगा. So called because in the analogous case of uniform circular motion it represents the number of radians swept out per unit time. तो ये तो ओमेगा की डेफिनेशन ही हो गया. Now omega is equal to 2 pi mu 2 pi f, और जो k nu के बराबर ही हो गया हमारे पास. Now moving on, equation for wave traveling in the negative z. पॉजिटिव z के अंदर जब वेव ट्रैवल कर रही थी तो उसकी इक्वेशन थी fzt is equal to a cos kz minus omega t plus delta. सो इन दोनों के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ओमेगा का साइन बदल गया और डेल्टा का साइन बदल गया. वाई? सो वाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी साइन चेंज. तो सिंपल है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी दैट इज kv. सो ओके, तो अगर मैं v को माइनस वी से रिप्लेस कर दूं कि पार्टिकल v से इधर जा रहा था तो माइनस वी से मतलब इधर जा रहा होगा, तो सिंपल ओमेगा का साइन बदल जाएगा. सो देन व्हाई द साइन ऑफ डेल्टा इज चेंज्ड. तो व्हाई द साइन ऑफ डेल्टा इज चेंज्ड, सो देखते हैं उस पे. द साइन ऑफ द फेज कांस्टेंट इज चूजन फॉर कंसिस्टेंसी विद आवर प्रीवियस कन्वेंशन. द डेल्टा बाय k शैल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बाय व्हिच द वेव इज डिलेड. जब वेव ऐसे ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड्स द राइट, तो डिले जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, डिले जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा. देयरफॉर अगर वेव लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है तो डिले जो होना चाहिए राइट की तरफ होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस डेल्टा लगा दिया जिससे हमें डिले राइट की तरफ मिल पाए. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिंस द वेव इज नाउ मूविंग टू द लेफ्ट, अ डिले मीन्स अ शिफ्ट टू द राइट. Because the cosine is an even function, we can just as well as write. तो अभी हमने डिस्कस करा कि नेगेटिव में चलने वाली वेव का ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जहाँ पे मैं ऊपर दिखा देता हूँ, दैट इज a cos माइनस kz माइनस ओमेगा t प्लस डेल्टा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा. ओके, सो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो मेरे को एक कन्वीनियंसी मिल जाती है, क्योंकि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव है उसकी इक्वेशन मेरे को पता है, a cos kz minus omega t plus delta. So what is the difference between these two? Difference between these two come only while we are changing the sign of wave number. Wave number यहाँ पे k है, यहाँ पे माइनस k है. तो अगर हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई वेव पता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में लिखने के लिए हम डायरेक्ट k को माइनस k से रिप्लेस कर देंगे, तो इट्स वेरी इजी. So comparison with the equation for wave traveling in the positive z reveals that in effect we could simply switch the sign of k to produce a wave with the same amplitude, फेस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो बस k को माइनस k कर देने से हमको अपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेव नंबर वाली जो वेव है जाती भी मिल जाती है. सो दैट्स इट ऑल फॉर दिस लेक्चर. होप यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक्स. And if you like the video, please share it and please subscribe our channel too. आप हमें Instagram और Telegram पे भी follow कर सकते हैं for regular updates. And please scan this QR code to more about us, the 9-pointer community, the growing community, and press the bell icon too for regular updates. Thanks a lot for watching the video and keep watching it. Thanks.